नमस्कार। सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है एक और कहानी बॉडम, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मुझे देवीपुर गए 5 दिन हो चुके थे, पर ऐसा एक दिन भी न होगा कि बॉडम की चर्चा न हुई हो। मेरे पास सुबह से शाम तक गांव के लोग बैठे रहते थे। मुझे अपनी बहुज्ञता को प्रदर्शित करने का न कभी ऐसा अवसर ही मिला था और न प्रलोभन ही। मैं बैठा बैठा इधर उधर की गप्पे उड़ाया करता। बड़े लाट ने गांधी बाबा से यह कहा और गांधी बाबा ने यह जवाब दिया। अभी आप लोग क्या देखते हैं, आगे देखिएगा क्या क्या गुल खिलते हैं। पूरे 50,000 जवान जेल जाने को तैयार बैठे हुए हैं। गांधी जी ने आज्ञा दी है कि हिंदुओं में छूत छात का भेद न रहे, नहीं तो देश को और भी अधीन देखने पड़ेंगे। अस्तु, लोग मेरी बातों को तन्मय होकर सुनते। उनके मुख फूल की तरह खिल जाते। आत्माभिमान की आभा मुख पर दिखाई देती। गदगद कंठ से कहते, अब तो महात्मा जी ही का भरोसा है। ना हुआ बॉडम नहीं आपका गला न छोड़ता। आपको खाना पीना कठिन हो जाता। कोई उससे ऐसी बातें किया करे तो रात की रात बैठा रहे। मैंने एक दिन पूछा, आखिर ये बॉडम है कौन? कोई पागल है क्या? एक सज्जन ने कहा, महाशय पागल क्या है, बस बॉडम है। घर में लाखों की संपत्ति है। शक्कर की एक मिल सिवान में है, 2 कारखाने छपरे में हैं, 3-3, 4-4 सौ के तलब वाले आदमी नौकर हैं। पर इसे देखिए, फटे हाल घूमा करता है। घर वालों ने सिवान भेज दिया था कि जाकर वहां निगरानी करे। 2 ही महीने में मैनेजर से लड़ बैठा। उसने यहां लिखा, मेरा इस्तीफा लीजिए। आपका लड़का मजदूरों को सिर चढ़ाए रहता है, वे मन से काम नहीं करते। आखिर घर वालों ने बुला लिया। नौकर चाकर लूटते खाते हैं, उसकी तो जरा भी चिंता नहीं, पर जो सामने आम का बाग है उसकी दिन रात रखवाली किया करता है। क्या मजाल कि कोई एक पत्थर भी फेंक सके। एक मियाँ जी बोले, बाबूजी, घर में तरह तरह के खाने पकते हैं, मगर इसकी तकदीर में वही रोटी और दाल लिखी है और कुछ नहीं। बाप अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, लेकिन वह उनकी तरफ निगाह भी नहीं उठाता। बस वही मोटा कुर्ता गाढ़े की तहमत बांधे मारा मारा फिरता है। आपसे उसकी सिफत कहां तक कहें, बस पूरा बॉडम है। ये बातें सुनकर भी इस विचित्र व्यक्ति से मिलने की उत्कंठा हुई। सहसा एक आदमी ने कहा, वह देखिए बॉडम आ रहा है। मैंने कौतूहल से उसकी ओर देखा। एक 20-21 वर्ष का हृष्ट पुष्ट युवक था। नंगे सिर एक गाढ़े का कुर्ता पहने, गाढ़े का ढीला पाजामा पहने चला आता था। पैरों में जूते थे। पहले मेरी ही ओर आया। मैंने कहा, आइए बैठिए। उसने मंडली की ओर अवहेलना की दृष्टि से देखा और बोला, अभी नहीं, फिर आऊंगा। यह कहकर चला गया। जब संध्या हो गई और सभा विसर्जित हुई तो वह आम के बाग की ओर से धीरे धीरे आकर मेरे पास बैठ गया और बोला, इन लोगों ने तो मेरी खूब बुराइयां की होंगी, मुझे यह बॉडम का लकब मिला है। मैंने सकुचाते हुए कहा, हाँ, आपकी चर्चा लोग रोज करते थे। मेरी आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। आपका नाम क्या है? बॉडम ने कहा, नाम तो मेरा मोहम्मद खलील है, पर आसपास के 10-5 गांवों में मुझे लोग उर्फ के नाम से ज्यादा जानते हैं। मेरा उर्फ बॉडम है। मैं, आखिर लोग आपको बॉडम क्यों कहते हैं? खलील, उनकी खुशी, और क्या कहूं। मैं जिंदगी को कुछ और समझता हूं, पर मुझे इजाजत नहीं है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ सकूं। मेरे वालिद हैं, चचा हैं, दोनों साहब पहर रात से पहर रात तक काम में मसरूफ रहते हैं। दिन रात हिसाब किताब, नफा नुकसान, मंदी तेजी के सिवाय और कोई जिक्र ही नहीं होता। गोया खुद के बंदे न हुए, इस दौलत के बंदे हुए। चचा साहब हैं, वह पहर रात तक शीरे के पीपों के पास खड़े होकर उन्हें गाड़ी पर लदवाते हैं। वालिद साहब अक्सर अपने हाथों से शक्कर का वजन करते हैं। दोपहर का खाना शाम को और शाम का खाना आधी रात को खाते हैं। किसी को नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं। मैं कहता हूं, आप लोग अपना सिर मगजन क्यों करते हैं? बड़े कारोबार में सारा काम एतबार पर होता है। मालिक को कुछ ना कुछ बल खाना ही पड़ता है। अपने बलबूते पर छोटे कारोबार ही चल सकते हैं। मेरा उसूल किसी को पसंद नहीं, इसलिए मैं बॉडम हूं। मेरे ख्याल में तो आपका उसूल ठीक है। खलील, ऐसा भूलकर भी ना कहिएगा, वरना एक ही जगह 2 बॉडम हो जाएंगे। लोगों को कारोबार के सिवा ना दीन से गरज है, न दुनिया से, न मुल्क से, न कौम से।
मैं अखबार मंगाता हूँ, स्मरणा फंड में कुछ रुपए भेजना चाहता हूँ। खिलाफत फंड को मदद करना भी हमारा अपना फर्ज समझता हूँ। सबसे बड़ा सितम है कि खिलाफत का रजाकार भी हूँ। क्यों साहब, जब कौम पर, मुल्क पर और दीन पर चारों तरफ से दुश्मनों का हमला हो रहा है, तो क्या मेरा फर्ज नहीं है कि जाति के फायदे को कौम पर कुर्बान कर दूं? इसलिए घर और बाहर मुझे बॉडम का लक़ब दिया गया है। आप तो वह कर रहे हैं जिसकी इस वक्त कौम को जरूरत है। खलील, मुझे खौफ है कि इस चौपट नगरी से आप बदनाम होकर जाएंगे। जब मेरे हजारों भाई जेल में पड़े हुए हैं, उन्हें गजी का गाढ़ा तक पहनने को मयसर नहीं, तो मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं मीठे लुकमे उड़ाऊं और चिकन के कुर्ते पहनूं जिनकी कलाइयों और मुड्ढों पर सीजनकारी की गई हो। आप ये बहुत ही मुनासिब कहते हैं। अफसोस है कि और लोग आपका सा त्याग करने के काबिल नहीं। खलील, मैं इसे त्याग नहीं समझता और न दुनिया को दिखाने के लिए यह भेष बना के घूमता हूँ। मेरा जी ही लज्जत और शौक से फिर गया है। थोड़े दिन हुए वालिद ने मुझे सिवान की मिल में निगरानी के लिए भेजा। मैंने वहां जाकर देखा तो इंजीनियर साहब के खानसामे बैरे, मेहतर, धोबी, माली, चौकीदार सभी मजदूरों की जेल में लिखे हुए थे। काम साहब का करते थे, मजदूरी कारखाने से पाते थे। साहब बहादुर खुद तो बेअसूल हैं, पर मजदूरों पर इतनी सख्ती थी कि अगर 5 मिनट की देर हो जाए तो उनकी आधे दिन की मजदूरी कट जाती थी। मैंने साहब की मिजाज पुरसी करनी चाहिए, मजदूरों के साथ रियायत करनी शुरू की। फिर क्या था, साहब बिगड़ गए, इस्तीफे की धमकी दी। घर वालों को उनके सब हालात मालूम हैं। पल्ले दर्जे का हरामखोर आदमी है, लेकिन उसकी धमकी पाते ही सबके होश उड़ गए। मैं तार से वापस बुला लिया गया और घर पर मेरी खूब ले दे हुई। पहले बॉडम होने में कुछ कोर कसर थी, वह पूरी हो गई। न जाने साहब से लोग क्यों इतना डरते हैं। आपने वही किया जो इस हालत में मैं भी करता, बल्कि मैं तो पहले साहब पर गवर्न का मुकदमा दायर करता, बदमाशों से पिटवाता, तब बात करता। ऐसे हरामखोरों की यही सजाएं हैं। खलील, फिर तो 1 और 2 हो गए। अफसोस यही है कि आपका यहाँ कयाम न रहेगा। मेरा जी चाहता है कि चंद रोज आपके साथ रहूं। मुद्दत के बाद आप ऐसे आदमी मिले हैं जिससे मैं अपने दिल की बातें कह सकता हूँ। इन गवारों से मैं बोलता भी नहीं। मेरे चचा साहब को जवानी में एक चमारिन से ताल्लुक हो गया था। उससे 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए। चमारिन लड़की को गोद में छोड़कर मर गई। तब से इन दोनों बच्चों की मेरे यहाँ वही हालत थी जो यतीमों की होती है। कोई बात न पूछता था, उनको खाने पहनने को भी न मिलता। बेचारे नौकरों के साथ खाते और बाहर झोंपड़े में पड़े रहते थे। जनाब, मुझसे ये ना देखा गया। मैंने उन्हें अपने दस्तरखान पर खिलाया और अब भी खिलाता हूँ। घर में कोहराम मच गया। जिसे देखिए मुझ पर त्योरियां बदल रहा है, मगर मैंने परवाह न की। आखिर है वह भी तो हमारा ही खून, इसलिए मैं बॉडम कहलाता हूँ। जो लोग आपको बॉडम कहते हैं वे खुद बॉडम हैं। खलील, जनाब, इनके साथ रहना अजीब है। शाह काबुल ने कुर्बानी की मुमानियत कर दी है। हिंदुस्तान के उलमा ने भी यही फतवा दिया, पर यहाँ खास मेरे घर कुर्बानी हुई। मैंने हरचंद बावेला मचाया, पर मेरी कौन सुनता है। उसका कफारा यानी प्रायश्चित मैंने यह अदा किया कि अपनी सवारी का घोड़ा बेचकर 300 फकीरों को खाना खिलाया और तब से कसाईयों को गायें लिए जाते देखता हूँ तो कीमत देकर खरीद लेता हूँ। इस वक्त तक 10 गायों की जान बचा चुका हूँ। वे सब यहाँ हिंदुओं के घरों में हैं, पर मजा ये है कि जिन्हें मैंने गायें दी हैं वे भी मुझे बॉडम कहते हैं। मैं भी इस नाम का इतना आदी हो गया हूँ कि अब मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। आप जैसे बॉडम काश मुल्क में और ज्यादा होते। खलील, लीजिए, आपने भी बनाना शुरू कर दिया। ये देखिए, आम का बाग है, मैं उसकी रखवाली करता हूँ। लोग कहते हैं जहां हजारों का नुकसान हो रहा है वहां तो देखभाल करता नहीं, जरा सी बगिया की रखवाली में इतना मुस्तैद। जनाब, यहाँ लड़कों का ये हाल है कि 1 आम तो खाते हैं और 25 आम गिराते हैं। कितने ही पेड़ चोट खा जाते हैं और फिर किसी काम के नहीं रहते। मैं चाहता हूँ कि आम पक जाएं, टपकने लगें, तब जिसका जी चाहे चुन ले जाए। कच्चे आम खराब करने से क्या फायदा। ये भी मेरे बॉडमपन में दाखिल है। ये बातें हो ही रही थी कि सहसा 3-4 आदमी एक बनिए को पकड़े घसीटते हुए आते दिखाई दिए। पूछा तो उन चारों आदमियों में से एक ने, जो सूरत से मौलवी मालूम होते थे, कहा,
यह बड़ा बेईमान है, इसके बाट कम हैं। अभी इसके यहाँ से सेर भर घी ले गया हूँ, घर पर तौलता हूँ तो आधा पाव गायब। अब जो लौटाने आया हूँ तो कहता है मैंने तो पूरा तौला था। पूछो, अगर तूने पूरा तौला था तो क्या मैं रास्ते में खा गया? अब ले चलता हूँ थाने पर, वहीं इसकी मरम्मत होगी। दूसरे महाशय जो वहां डाकखाने के मुंशी थे बोले, इसकी हमेशा की यही आदत है, कभी पूरा नहीं तौलता। आज ही 2 आने की शक्कर मंगवाई, लड़का घर लेकर गया तो मुश्किल से 1 आने की थी, लौटाने आया तो आंखें दिखाने लगा। इसके बाटों की आज जांच करानी चाहिए। तीसरा आदमी अहीर था। अपने सिर से खली की गठरी उतार कर बोला, साहब ये 11 रुपए की खली है, 6 सेर के भाव से दी थी, घर पर तौला तो 2 सेर हुई, लाया कि लौटा दूंगा पर ये लेता ही नहीं। अब इसका निपटारा थाने ही में होगा। इस पर कई आदमियों ने कहा कि यह सचमुच बेईमान आदमी है। बनिए ने कहा, अगर मेरे बाट रत्ती भर कम निकले तो 1000 रुपए डांड दूं। मौलवी साहब ने कहा, तो कमबख्त टांकी मारता होगा। मुंशी जी बोले, टांकी मार देता है, यही बात है। अहीर ने कहा, दोहरे बाट रखे हैं, दिखाने के और बेचने के और, इसके घर की पुलिस तलाशी ले। बनिए ने फिर प्रतिवाद किया। पकड़ने वालों ने फिर आक्रमण किया। इसी तरह कोई आध घंटा तक तकरार होती रही। मेरी समझ में न आता था कि क्या करूं, बनिए को छुड़ाने के लिए जोर दूं या जाने दूं। बनिए से सभी जले हुए मालूम होते थे। खलील को देखा तो गायब, न जाने कब उठकर चला गया। बनिया किसी तरह न दबता था, यहां तक कि थाने जाने से भी न डरता था। ये लोग थाने जाना ही चाहते थे कि बॉडम सामने आता दिखाई दिया। उसके एक हाथ में एक टोकरा था, दूसरे हाथ में एक कटोरा और पीछे एक 7-8 बरस का लड़का। उसने आते ही मौलवी साहब से कहा, यह कटोरा आप ही का है काजी जी? मौलवी ने चौंक कर कहा, हाँ है तो फिर तुम मेरे घर से इसे क्यों लाए? बॉडम, इसलिए कि कटोरे में वही आधा पाव घी है जिसके विषय में आप कहते हैं कि बनिए ने कम तौला। घी वही है, वजन वही है। बेईमानी गरीब बनिए की नहीं है, बल्कि काजी हाजी मौलवी जहूर अहमद की। मौलवी, तुम अपना बॉडम पना यहां ना दिखाना, नहीं तो मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। तुम लखपति होगे तो अपने घर के होगे, तुम्हें क्या मजाल था मेरे घर में जाने का? बॉडम, वही जो आपको बनिए को थाने में ले जाने का है। अब यह घी भी थाने जाएगा। मौलवी सिटपिटा कर बोला, सबके घर में थोड़ी बहुत चीज रखी ही रहती है। कसम कुरान शरीफ की, मैं अभी तुम्हारे वालिद के पास जाता हूँ। आज तक गांव भर में किसी ने मुझ पर ऐसा इल्जाम नहीं लगाया था। बनिया, मौलवी साहब आप जाते कहाँ हैं? चलिए, हमारा आपका फैसला थाने में होगा। मैं एक ना मानूंगा। कहलाने को मौलवी दीनदार ऐसे बनते हैं कि देवता ही हैं, पर घर में चीज रखकर दूसरों को बेईमान बनाते हैं। यह लंबी दाढ़ी धोखा देने के लिए बढ़ाई है। मगर मौलवी साहब न रुके, बनिए को छोड़कर खलील के बाप के पास चले गए, जो इस वक्त शर्म से बचने का सहज बहाना था। तब खलील ने अहीर से कहा, क्यों बे, तू भी थाने जा रहा है? चल मैं भी चलता हूँ, तेरे घर से यह सेर भर खली लेता आया हूँ। अहीर ने मौलवी साहब की दुर्गति देखी तो चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। बोला, भैया जवानी की कसम है, मुझे मौलवी साहब ने सिखा दिया था। खलील, दूसरे के सिखाने से तुम किसी के घर में आग लगा दोगे? खुद तो बच्चा दूध में आधा पानी मिला मिला कर बेचते हो, मगर आज तुमको इतनी मुठमर्दी सवार हो गई कि एक भले आदमी को तबाह करने पर आमादा हो गए। खली उठाकर घर में रख ली, उस पर बनिए से कहते हो कि कम तौला। बनिया, भैया मेरी लाख रुपए की इज्जत बिगड़ गई, मैं थाने में रपट किए बिना न मानूंगा। अहीर, साहू जी अब की माफ करो, नहीं तो कहीं का न रहूंगा। तब खलील ने मुंशी जी से कहा, कहिए जनाब, आपकी कलई खोलूं या चुपके से घर की राह लीजिएगा? मुंशी, तुम बेचारे मेरी कलई क्या खोलोगे? मुझे भी अहीर समझ लिया है कि तुम्हारी भपकियों में आऊंगा। खलील लड़के से बोला, क्यों बेटा, तुम शक्कर लेकर सीधे घर चले गए थे? लड़का मुंशी को सशंक नेत्रों से देखकर, बताऊंगा। मुंशी, लड़कों को जैसा सिखा दोगे वैसा कहेंगे। खलील, बेटा अभी तुमने मुझसे जो कहा था वही फिर कह दो। लड़का, दादा मारेंगे। मुंशी, क्या तूने शक्कर रास्ते में फांक ली थी? लड़का रोने लगा। खलील, जी हां, इसने मुझसे खुद कहा, पर आपने उससे तो पूछा नहीं, बनिए के सिर हो गए, यही शराफत है। मुंशी, मुझे क्या मालूम था कि उसने रास्ते में यह शरारत की। खलील, तो ऐसे कमजोर सबूत पर आप थाने क्यों कर चले थे?
आप गंवारों को मनी ऑर्डर के रुपए देते हैं तो उस रुपए पर 2 आने अपनी दस्तूरी काट लेते हैं। टके के पोस्ट कार्ड आने में बेचते हैं। जब कहिए तब साबित कर दूं। उसे क्या आप बेईमानी नहीं समझते हैं? मुंशी जी ने बॉडम के मुंह लगना मुनासिब न समझा। लड़के को मारते हुए घर ले गए। बनिए ने बॉडम को खूब आशीर्वाद दिया। दर्शक लोग भी धीरे धीरे चले गए। तब मैंने खलील से कहा, आपने इस बनिए की जान बचा ली, नहीं तो बेचारा बेगुनाह पुलिस के पंजे में फंस जाता। खलील, आप जानते हैं कि मुझे इसका क्या सिला मिलेगा? थानेदार मेरे दुश्मन हो जाएंगे, कहेंगे यह हमारे शिकारों को भगा दिया करता है। वालिद साहब पुलिस से थर-थर कांपते हैं। मुझे हाथ धोलेंगे कि तू दूसरों के बीच में क्यों दखल देता है। यहाँ यह भी बौड़मपन में दाखिल है। एक बनिए के पीछे मुझे भले आदमियों की कलई खोलनी मुनासिब न थी। ऐसी हरकत बौड़म लोग किया करते हैं। मैंने श्रद्धापूर्ण शब्दों में कहा, अब मैं आपको इसी नाम से पुकारूंगा। आज मुझे मालूम हुआ कि बौड़म देवताओं को कहा जाता है जो स्वार्थ पर आत्मा की भेंट कर देता है। वह चतुर है, बुद्धिमान है, जो आत्मा के सामने, सच्चे सिद्धांत के सामने, सत्य के सामने स्वार्थ की, निंदा की परवाह नहीं करता। वह बौड़म है, निर्बुद्धि है। तो ये तो थी कहानी। मुझे आशा है आपको पसंद आई होगी। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।